नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांश दुबे लर्निंग बुक पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मध्यकालीन इतिहास पे हमारा 5वां वीडियो है। सिलसिलेवार ढंग से हम सभी लोग मध्यकालीन इतिहास के सभी प्रश्नोत्तर को कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं कई बार पूछे जा चुके हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, आप लिखे हुए आईडीज़ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम अकाउंट पे जुड़ सकते हैं और मुझसे आप ट्विटर पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक बार आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन ए सुबुक्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अलप्तगीन। हमेशा की तरह आपको उत्तर करने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आप सभी प्रश्नों का उत्तर करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर साझा करिए। ये टास्क है आप लोगों के लिए। तो उत्तर देखते हैं इसका। तो सही आंसर है बी, महमूद गजनवी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था भारत पे और 1026-27 तक आक्रमण किया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने निम्नलिखित हैं। तो जी हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन सी सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, जो कि 1025-26 ईस्वी में किया गया था। और इसी क्रम में सोमनाथ मंदिर को लूट के जाते हुए क्रम में 1027 में महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण था वो जाटों के विरुद्ध था और उसके बाद 1027 में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए इस्लाम का प्रचार, ऑप्शन बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, ऑप्शन सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने का प्रयास करिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। भारत पर महमूद ने 1000 ईस्वी से आक्रमण करना प्रारंभ किया। महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया, जिसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन का लूटपाट था तथा और अपने साथ मध्य एशिया के साम्राज्य का विस्तार करना था। इसी धन के माध्यम से भारतीय इतिहास में महमूद गजनवी को लुटेरा एवं बुत सिकन अर्थात मूर्ति भंजक कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की तरफ। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन ए किताबुल खिराज, ऑप्शन बी किताबुल हिंद, ऑप्शन सी किताबुल रहला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन बी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, किताबुल हिंद। और आपको बता दूं, महमूद गजनवी के दरबार में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी जैसे विद्वान निवास करते थे। अल-बरूनी को अबू रेहान भी कहा जाता था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म वर्तमान में खीवा में हुआ था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया।
उसकी पुस्तक किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। कई बार किताबुल हिंद किसकी रचना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किताबुल हिंद आप लोग ध्यान रखिएगा, अलबरूनी की रचना है, जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और महमूद गजनवी के साथ कई बार पूछ लिया जाता है और कौन से विद्वान आए थे, तो साथ में अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा बैहाकी जैसे विद्वान आए थे साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है एग्जाम में और मैक्सिमम जनता इसको गलत करके आती है। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अरबी। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सही ऑप्शन है ऑप्शन बी फारसी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग अब आंसर करने का प्रयास करिए। तो जी हाँ, अगर ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। आगरा नगर की स्थापना ऑप्शन डी सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में राजस्थान के शासकों पर अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए आगरा नामक नवीन नगर बसाया था। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सन पूछ लिया जाता है कब बसाया था। 1504 ईस्वी, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हो गई थी? चौगान अर्थात पोलो। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, और इसने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, जिसे वर्तमान में पोलो के नाम से जाना जाता है, इसकी घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। चलिए आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। तो जी हाँ, अगर आप फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और साथ में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, खासकर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ध्यान रख लीजिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एक हिंदू मंदिर के चबूतरे पर मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा गिराए गए 27 हिंदू और जैन मंदिरों की सामग्री से बनाई गई थी, जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिसे चौहान सम्राट विग्रहराज या विसल देव ने बनवाया था। ये भी कई बार पूछ लिया जाता था कि अजमेर जो 2.5 दिन का झोपड़ा था, ये किसके स्थान पर बनाया गया था? तो आप जान लीजिए, ये पहले संस्कृत विद्यालय और मंदिर था, जिसे सम्राट विग्रहराज या विसल देव ने बनवाया था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज और जान लीजिए आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए ठीक है, आप लोग ये बताइए कुतुब मीनार का कार्य पूरा किसने किया था? नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इस कार्य को पूरा किसने कराया था? आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए कमेंट बॉक्स में। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तराइन की पहली लड़ाई 1191 एडी में निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, अर्थात ऑप्शन बी सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और ये लड़ाई 1191 में हुई थी। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी।
और 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंदावर की हार हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? पद्मावत मूवी आपने देखी होगी, तो इसका आंसर आप बड़े आराम से कर लेंगे। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन डी सोच रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी, तो आप बिल्कुल सही हैं। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 ईस्वी में सत्ता हथियाई गई, और ये हत्या आपका कड़ा मानिकपुर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नासरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। और अगर आप ऑप्शन ए सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। और रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो 1236 से 1240 ईस्वी तक था। और रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासक, मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो ये इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश आपका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, बेटा नहीं था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था, जिसने 8 माह तक शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको बता दूं, आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तभी कर पाएंगे जब आपका बेस क्लियर रहेगा। आप समझेंगे कि कौन किसका बेटा है, कौन कहाँ से लिंक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएंगे। तो आप अपना बेसिक क्लियर करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए फिर काफ़ी आसान लगेंगे। चलिए 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों को देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन आप सबके सामने है, और अगर आप लोग ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी जो कि काफ़ी सफल रहा था, और इसने यहाँ पे अपना सत्ता स्थापित नहीं किया, बल्कि अपने गुलामों के बीच प्रांतों का बंटवारा कर दिया। और इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसने यहाँ पे भारत में 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की, और 1206 से 1210 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किया। और उसके बाद इसका बेटा आराम शाह सत्ता में आया, जो कि 8 माह तक इसने शासन किया। और उसके बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर सत्ता हथिया ली, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था। गुलाम से आप लोग समझते होंगे कि गुलाम एक मतलब अच्छे खास, पुराने ज़माने में गुलाम उन्हें कहा जाता था जो अच्छे खासे देह दशा और काफ़ी विद्वान होते थे, काफ़ी युद्ध लड़ने में काफ़ी माहिर होते थे। उन्हें खरीदा जाता था, उनकी बिक्री होती थी। तो पुराने ज़मानों में राजा अपनी सेना को कंट्रोल करने के लिए ऐसे गुलामों को खरीदते थे और उनकी देखभाल करते थे। फिर और मैक्सिमम देखा गया कि अपनी बेटी की शादी भी गुलामों के साथ कर दी जाती थी। तो इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों गुलाम ही थे, जो आगे चलकर शासक बने। चलिए 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है बी अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, आंसर बी अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी तक मध्यकालीन भारत में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो उतना इंटरेस्टिंग था नहीं, और क्वेश्चन भी वहाँ से ज़्यादा पुट नहीं किए जाते। लेकिन आज से जो सीरीज शुरू हुई है मध्यकालीन भारत, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें आप लोगों को काफ़ी मज़ा भी आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 14वां क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ। सन 1329 से और 1330 के बीच किसने तांबा के सिक्के के रूप में प्रणाम स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन
तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। वैसे तो मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी विद्वान था, काफ़ी पढ़ा लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख योजनाएं थी दोआब में कर में वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी, सांकेतिक मुद्रा का चलन और खुरासन तथा कारचिल अभियान। ये सारी चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अच्छाई के लिए की, लेकिन ये सारी चीज़ें इस पे उल्टी पड़ी, काफ़ी मतलब इसका एक मूर्खतापूर्ण कदम साबित हुआ। और इसके मृत्यु पर, सुल्तान के निधन पर बदायूनी लिखता है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, और इसीलिए इतिहासकारों ने इसे विरोध का मिश्रण बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 17वें क्वेश्चन की तरफ। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? ए बहलोल लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खान लोधी, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। तो जी हाँ, लोधी वंश का अंतिम शासक बी इब्राहिम लोधी था। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। वहीं से लोधी वंश का समापन हो गया था। चलिए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ऑप्शन बी मनसबदार, ऑप्शन सी पैतृक राजस्व संग्राहक, ऑप्शन डी कुलीन। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। अगर आपने ऊपर मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा तो आप रजिया सुल्तान के साथ जाएंगे, ऑप्शन ए, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, अलाउद्दीन खिलजी। 21वां क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी मध्य एशिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोरक्को। मोरक्को यात्री इब्न बतूता सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया। इस पद पर इसने 8 वर्ष तक कार्य किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है इब्न बतूता के बारे में, इस इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में किताब उल रहला नामक ग्रंथ में लिखा। किताब उल रहला किसके द्वारा रचित है? इब्न बतूता। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए महमूद गजनवी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शकीन मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही है। महमूद गजनवी को बुद्ध शकीन अर्थात मूर्ति भंजक कहा जाता था, जो कि धन की लूटपाट की लालसा के साथ इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1026-27 में किए गए सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण काफी प्रसिद्ध है। 24वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए? ऑप्शन ए यामीनुद्दौला, ऑप्शन बी अमीर उल मिल्लत, ऑप्शन सी ए और बी और दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन ए बी दोनों के साथ जा रहे हैं तो जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जो आएगा। और बगदाद के खलीफा द्वारा ये दोनों उपाधि महमूद गजनवी को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए उद्भांडपुर,
ऑप्शन बी कालिंजर, ऑप्शन सी अजमेर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उद्भांडपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मैंने ऊपर आप लोग को बताया था, उस हिसाब से आप लोग सही आंसर देने का प्रयास करिए। और 1027 ईस्वी में ये आक्रमण था डी जाटों के विरुद्ध। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हिंदुशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन ए जयपाल, ऑप्शन बी आनंदपाल, ऑप्शन सी त्रिलोचनपाल, ऑप्शन डी भीमपाल। जी हाँ, अगर आप लोग ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही हैं, जयपाल। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए यामनी, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी खलजी, ऑप्शन डी तुगलक। तो मोहम्मद महमूद गजनवी यामनी वंश का शासक था। जी हाँ, ऑप्शन ए यामनी। 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? चारों ऑप्शन आपके सामने है और आप लोग उत्तर करने का प्रयास करिए। और सही आंसर है ऑप्शन ए शाहनामा का लेखक फिरदौसी। तो दोस्तों, आज के 30 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं और आप सभी का वीडियो पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।